आज का हमारा टॉपिक है फास्ट रिएक्शंस पार्ट 2 फॉर एमएससी सेकेंड सेमेस्टर। पार्ट 1 फास्ट रिएक्शंस में हमने डिस्कस किए थे टू मेथड्स, फ्लो मेथड्स एंड रिलैक्सेशन मेथड, और आज हम हमारे लेक्चर में डिस्कस करेंगे फ्लैश फोटोलिसिस मेथड एंड एनएमआर मेथड, और इसके अलावा मॉलिक्यूलर मोशन डायनेमिक्स और पोटेंशियल एनर्जी सरफेस और डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस, ये कुछ टॉपिक्स भी हम डिस्कस करेंगे हमारे लेक्चर में। आज का हमारा टॉपिक है फास्ट रिएक्शंस पार्ट 2 फॉर द क्लास एमएससी सेमेस्टर 2 पेपर 3 यूनिट 4। मेथड्स फॉर द फास्ट रिएक्शंस: फ्लो मेथड, रिलैक्सेशन मेथड, फ्लैश फोटोलिसिस मेथड, एनएमआर मेथड। First two methods, flow method and relaxation methods, were explained previously. हमने दो मेथड का अध्ययन किया है हमारे फर्स्ट पार्ट में, फ्लो मेथड एंड रिलैक्सेशन मेथड का। आज हम देखेंगे फ्लैश फोटोलिसिस मेथड एंड एनएमआर मेथड। फ्लैश फोटोलिसिस मेथड, दिस मेथड was first used by R.G.W. Norrish and G. Porter in the year 1949 to study gaseous reactions. तो फ्लैश फोटोलिसिस मेथड जो है सबसे पहले यूज़ किया गया R.G.W. नॉरिश और जी पोर्टर के द्वारा 1949 में। गैसियस रिएक्शन के स्टडी इन्होंने किया था। सेकंड जो फाइनल मेथड है वो है एनएमआर मेथड। दिस मेथड इज़ यूज्ड टू मेजर द रिएक्शन हैविंग हाफ टाइम in the range from 10 to the power minus 2 second to 10 to the power minus 9 seconds। तो ये बहुत ही जो फास्ट रिएक्शंस हैं उनके स्टडी की मेथड है एनएमआर मेथड, और वो रिएक्शन जिनका हाफ टाइम 10 टू द पावर माइनस 2 सेकेंड से 10 टू द पावर माइनस 9 सेकेंड के रेंज का होता है, उनका अध्ययन किया जाता है। तो हम डिटेल में देखते हैं व्हाट इज़ फ्लैश फोटोलिसिस मेथड। This technique was developed in the year 1949 by Manfred Eigen, R.G.W. Norrish and George Porter, who won the 1967 Nobel Prize in Chemistry for this invention। तो 1949 में जो तीन साइंटिस्ट थे, मैनफ्रेड आइगन, R.G.W. नॉरिश, जॉर्ज पोर्टर, इनके द्वारा जो अध्ययन किया गया इस फ्लैश फोटोलिसिस मेथड के द्वारा, उसके लिए 1967 में इन्हें नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री का प्रदान किया गया। इन दिस मेथड द रिएक्शन इज इनिशिएटेड बाय अ पल्स ऑफ लाइट और वी कैन से फ्लैश दैट डिसोशिएट्स a suitable precursor molecule in the reaction mixture producing reactive species for initiating the reaction। तो इस मेथड में एक फ्लैश जो है लाइट की वो रिएक्शन मिक्सचर पे डाली जाती है, जिससे कि जो प्रिकर्सर मॉलिक्यूल्स हैं वो उत्पन्न होते हैं डिसोसिएशन के बाद, और ये जो है रिएक्टिव स्पीशीज़ जो हैं वो इस प्रकार से रिएक्शन को इनिशिएट करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिव स्पीशीज़ इज़ मॉनिटर्ड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपिकली यूजिंग एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी और फ्लोरेसेंस टेक्निक्स। तो अब जो उत्पन्न फ्लैश के द्वारा जो रिएक्टिव स्पीशीज़ उत्पन्न होते हैं उनका कंसंट्रेशन, उन रिएक्टिव स्पीशीज़ चाहे वो फ्री रेडिकल्स हों या फ्री एटम्स हों, उनका कंसंट्रेशन जो है उसको मॉनिटर किया जाता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दो मेथड से, आइदर बाय स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और बाय फ्लोरेसेंस टेक्निक्स। The shortest time scale in which the reactions can be studied using this technique is determined by the duration of the flash or the time width of the pulse। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि कोई भी रिएक्शन कितना फास्ट है या वेरी फास्ट है, उसके अकॉर्डिंग जो है फ्लैश का जो फ्लैश उतने टाइम के लिए फ्लैश को जो है वो यूज़ किया जाता है। वो मिली सेकेंड्स का है या नैनो सेकेंड का है, वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन हमारा कितना फास्ट है।
The flash is provided from discharge lamp with the duration of a few nanoseconds. तो एक पुराने मेथड के अनुसार जो फ्लैश उत्पन्न किया जाता था वो डिस्चार्ज लैम्प के द्वारा किया जाता था और कुछ फ्यू नैनो सेकेंड्स के लिए उस डिस्चार्ज लैम्प के द्वारा फ्लैश उत्पन्न किया जाता था. लेकिन इन द रिसेंट ईयर्स द हाई पावर पल्स लेज़र लाइट सोर्सेज हैव बीन यूज्ड इन द फ्लैश फोटोलिसिस. लेकिन अभी जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं उसमें हाई पावर पल्स्ड लेज़र टेक्निक का उपयोग किया जाता है फ्लैश फोटोलिसिस में. हम सभी वाकिफ़ हैं लेज़र लाइट से. कभी भी प्रेजेंटेशन देना होता है तो एक लेज़र बीम के द्वारा हम उसको इंडिकेट करते हैं. तो कुछ इसी तरीके से स्टडी किया जाता है उन रिएक्टिव स्पेशीज़ का फ्लैश फोटोलिसिस में लेज़र टेक्निक का. If a powerful flash of visible or UV radiation is used, the method is called flash photolysis. If, on the other hand, charged particles or electrons from a generator are used, the method is referred to as pulse radiolysis. तो जब हम UV रेडिएशन या विजिबल लाइट का उपयोग करते हैं पावरफुल फ्लैश के लिए तब वो मेथड फ्लैश फोटोलिसिस कहलाती है. लेकिन अगर उसकी जगह में यदि चार्ज पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन्स जो कि जनरेटर के द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं उनके द्वारा यह टेक्निक यूज़ किया जाए तो ये कहलाता है पल्स रेडियोलिसिस. हियर इज़ द एपरेटस फॉर द फ्लैश फोटोलिसिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लैश फोटोलिसिस मेथड के लिए एपरेटस किस प्रकार से है. सबसे ऊपर है सैंपल, एक सेल में है सैंपल रखा हुआ और उसके जस्ट पैरेलल में है फ्लैश लैम्प और नीचे आप देख रहे हैं स्पार्क गैप और उसके नीचे है कंडेंसर और ये कनेक्टेड है हाई वोल्टेज सप्लाई से और साथ ही जो स्पार्क गैप है वो जुड़ा हुआ है ट्रिगर सिग्नल से. और जो सैंपल के सामने देख रहे हैं मोनोक्रोमीटर वो उससे निकलने वाली लाइट को ट्रांसफ़र करता है ऑसिलोस्कोप में जहाँ पे ये रिकॉर्ड हो जाता है. द मेथड ऑफ फ्लैश फोटोलिसिस. अ कंडेंसर ऑफ हाई माइक्रोफैरड कैपेसिटी इज़ चार्ज टू 10,000 वोल्ट. तो सबसे पहले जो कंडेंसर आपने देखा है सी उसको जो है हाई माइक्रोफैरड कैपेसिटी का वो कंडेंसर है उसको चार्ज किया जाता है 10,000 वोल्ट तक. By means of a trigger signal, a spark is produced in the spark gap, which permits rapid passage of current through the flash lamp. जैसे ही कंडेंसर को चार्ज किया जाता है वैसे ही ट्रिगर सिग्नल के द्वारा एक स्पार्क जो है स्पार्क गैप में प्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही वहाँ से करंट जो है वो फ्लैश लैम्प तक पहुँचाई जाती है. द कंडेंसर डिस्चार्ज इन अ फ्यू माइक्रोसेकेंड्स. इसके पश्चात कुछ ही माइक्रोसेकेंड्स के बाद कंडेंसर डिस्चार्ज हो जाता है. द लेज़र्स कैन प्रोड्यूस अ फ्लैश ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ ए फ्यू नैनोसेकेंड्स. और साथ ही जो लेज़र सोर्स के रूप में यूज़ किया जा रहा है वो एक फ्लैश ऑफ लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है कुछ नैनोसेकेंड्स के लिए. सून आफ्टर द कैपेसिटर डिस्चार्ज द फ्लैश लैम्प इज़ ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड ऑफ. जैसे ही कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो फ्लैश लैम्प जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर्ड ऑफ हो जाता है. द रेट ऑफ द डिसअपीयरेंस ऑफ द एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स और फ्री रेडिकल्स इज़ फॉलोड बाय द रेट ऑफ इंक्रीज इन द मोनोक्रोमेटिक ट्रांसमिटेड लाइट एज मेजर्ड विथ एन ऑसिलोस्कोप एंड फोटोमल्टीप्लायर. तो जो भी एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स या फ्री रेडिकल्स आफ्टर फ्लैश जैसे ही फ्लैश जैसे ही रिएक्शन मिक्सचर में पड़ता है तो फ्री रेडिकल्स और एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स उत्पन्न होते हैं. और जैसे ही उनका रेट ऑफ मतलब कुछ ही समय बाद ये जो क्योंकि बहुत ही हाईली एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स या फ्री रेडिकल्स तो वो धीरे धीरे बहुत ही वेरी फास्ट जो है वो डिसअपियर होने लगते हैं. और उससे जो लाइट की इंटेंसिटी जो है बाहर सैंपल सेल से जो बाहर आती है मोनोक्रोमेटिक लाइट ट्रांसमिट होती है वो मेज़र किया जाता है ऑसिलोस्कोप
या फोटो मल्टीप्लायर के द्वारा। The spectrometer is so set that the light passing through the illuminated cell is of the wavelength that is absorbed by the excited molecules or free radicals। तो जो स्पेक्ट्रोमीटर है उसकी वेवलेंथ को उसी रेंज के साथ मैच किया जाता है जिस लाइट का एब्जॉर्प्शन उन एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स के द्वारा होता है। इस तरीके से स्पेक्ट्रोमीटर को सेट कर दिया जाता है। दिस टेक्निक इज कॉल्ड काइनेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इस मेथड को काइनेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कहा जाता है। अब हम देखेंगे एनएमआर मेथड। यह एनएमआर मेथड जो है वो एक माइक्रो रिएक्टर की तरह है, और इसके द्वारा फास्ट रिएक्शन काइनेटिक्स का अध्ययन अत्यंत व्यापक रूप से बहुत ही ब्रॉड टेम्परेचर रेंज -20 डिग्री सेल्सियस टू 100 डिग्री सेल्सियस तथा प्रेशर रेंज फ्रॉम 0 to 60 बार को ये कवर कर सकता है। यह एक एनालिटिकल टेक्निक है जो कि केमिकल कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, मॉलिक्यूल्स के ज्योमेट्री और ओरिएंटेशन के बारे में जानकारी देता है, और साथ ही केमिकल इक्विलिब्रियम पर होने वाले जो भी रासायनिक परिवर्तन या कंपोजिशन में होने वाले परिवर्तन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। और डायनेमिक एनएमआर एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा दो स्पीशीज़ के बीच होने वाले एक्सचेंज रेट्स का भी मूल्यांकन किया जा सकता है। तो एनएमआर यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसी radiation to change the direction of nuclear spins that have been placed in a static magnetic field and measures the change of magnetization as a function of time. And any NMR active nuclei can be used to study the exchange rates such as carbon 13, hydrogen, oxygen 17 and others. Oxygen 17 kinetic studies are often performed. This is due to because oxygen 17 enriched water can be used as a one of the exchange sites, normally the bulk solvent site. तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि एनएमआर टेक्निक जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एंड द मोस्ट कॉमन वे ऑफ स्टडिंग केमिकल काइनेटिक्स in NMR has been through the band-shaped technique, which studies the change in the signals of the spectra as a result of exchange in kinetics. तो सबसे अधिक यूज़ किया जाने वाला टेक्निक में है बैंड शेप टेक्निक, जिसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेक्ट्रा के सिग्नल्स में होने वाले चेंज का अध्ययन करता है, और जो चेंज एक्सचेंज काइनेटिक्स के परिणाम स्वरूप होता है। And as the exchange rate speeds up, the two peaks will begin to broaden and overlap। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, शुरुआत में दो पीक्स मिलते हैं। Before any exchange occurs, two sharp signals are present, one for each of the two sides। और किसी भी एक्सचेंज से पहले दो शार्प सिग्नल्स हमको दिखाई दे रहे हैं प्रत्येक रिएक्टिंग स्पीशीज़ के लिए। And as the exchange rate speeds up, the two peaks will begin to broaden and overlap। और जैसे ही एक्सचेंज रेट तेज होता है, दोनों पीक्स चौड़े होने लगते हैं और एक दूसरे को ओवरलैप कर देते हैं। एंड जब एक्सचेंज रेट बहुत फास्ट होता है तो दोनों पीक्स जो हैं मर्ज हो जाते हैं, तो एक सिग्नल पीक हमको मिलता है। In this method, the Zeeman splitting of the nuclear energy levels is used। तो जो न्यूक्लियर एनर्जी लेवल है, जो भी सैंपल है उसका न्यूक्लियर एनर्जी लेवल में जो जीमन स्प्लिटिंग होता है, उस टेक्निक को यूज़ करता है ये। काइनेटिक डाटा ऑन द रिएक्शंस इन द सॉल्यूशंस आर ऑब्टेन्ड बाय एनएमआर मेथड्स, और इससे हमें बहुत सारे काइनेटिक डाटा भी इंफॉर्मेशन के रूप में मिलते हैं। This method is based on the fact that when two NMR chemical shifts change rapidly from one to another, their two NMR peaks merge into one as shown in the adjoining figure। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, तो हमको दो पीक्स जो हैं वो धीरे धीरे जब जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है तो एक सिंगल पीक के रूप में हमको सिग्नल प्राप्त होता है। In the figure, it is assumed that there is no splitting of the NMR lines, that the equilibrium constant for the reaction A converted into B
has the value 1 at all temperatures, and therefore the rate constant and the relaxation time for the forward and backward reactions would be equal to one another at all temperatures. तो यहाँ पे यह माना जा रहा है कि जो NMR लाइंस हैं उनका स्प्लिटिंग यहाँ पे नहीं हो रहा है, और इसलिए जो वैल्यू है वो 1 है। जो A का B में कन्वर्जन है उसके लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू है वो 1 है प्रत्येक टेम्परेचर पे, और द रेट कांस्टेंट एंड द रिलैक्सेशन टाइम फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए वो इक्वल है, बराबर है दोनों फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के लिए। एनी कॉम्प्लेक्स विच एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमर्स शो अ पेयर ऑफ clearly defined peaks, one from each isomer. The relaxation time calculated for these isomers has the small change in delta value may be due to the small difference in the environment of the proton caused by the chemical change. तो जो दो स्टीरियो आइसोमर्स हैं उनके प्रोटॉन के एनवायरनमेंट में चेंज है, इस वजह से यहाँ पे दो पीक्स, अ पेयर ऑफ क्लियरली डिफाइंड पीक्स हमको प्राप्त होते हैं। द NMR मेथड is a relaxation method in which the system studied are usually close to equilibrium. तो ये भी रिलैक्सेशन मेथड की तरह यूज़ किया जाता है NMR मेथड, और जो सिस्टम है वो इक्विलिब्रियम के पे होता है, और दोज मॉलिक्यूल्स विच आर एक्साइटेड बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन लूज देयर एक्सेस एनर्जी रादर क्विकली ड्यू टू द कोलिजन्स। तो जो भी एक्साइटेड मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जब टकराते हैं तो उस वजह से उनकी एनर्जी जो है वो डिसिपेट हो जाती है। विद रिलैक्सेशन मेथड्स द रेट कांस्टेंट of second order reactions with numerical values appreciably above change in delta may be studied when the concentrations of the reactants are substantially below 1 molar. तो इस प्रकार से जब रिलैक्सेशन मेथड में क्या होता है कि जो रेट कांस्टेंट है सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस का, उसमें जो चेंज इन डेल्टा वैल्यू है उसको भी अध्ययन किया जा सकता है, और उसके लिए जो रिएक्टेंट्स का सॉल्यूशन है वो 1 मोलर होना चाहिए। एंड हियर इज़ द NMR स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड के बीच में सैंपल जो है वो सस्पेंडेड है, और A और B दो कॉइल्स हैं। जो कॉइल A है वो कनेक्टेड है ट्रांसमीटर से, और B जो है वो एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। And here's the description of the NMR method. A sample tube S is kept between the poles of a huge magnet M of adjustable field. The sample is surrounded by two coils A and B. Coil A emits a definite radio frequency from RF transmitter. Coil B picks up any radiation and carries it to receiver and then to the cathode ray, oscillograph or recorder. When the field strength is increased, the radiation will only get absorbed when the nuclear energy level spacing matches the quanta of radiation of given frequency nu. तो जो भी फील्ड स्ट्रेंथ को जब हम इंक्रीज़ किया जाता है तो वही तो रेडिएशन, when the field strength is increased the radiation will only get absorbed. तब जैसे ही मतलब फील्ड स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाता है तो उसी रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन होता है जो मैच करता है रेडिएशन के साथ। और द एब्जॉर्प्शन ऑकर्स ओनली व्हेन दिस कंडीशन इज़ ऑब्टेन्ड। और एब्जॉर्प्शन तभी होता है जब दोनों मैच हो जाते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड है और जो रेडिएशन है दोनों की फ्रिक्वेंसी जब मैच होती है तभी एब्जॉर्प्शन सैंपल के द्वारा किया जाता है। दीज एब्जॉर्प्शन आर डिटेक्टेड बाय अ रिकॉर्डर, और जैसे ही एब्जॉर्प्शन होता है तो वो रिकॉर्डर के द्वारा डिटेक्ट कर लिया जाता है। द पायरोलिसिस ऑफ ए हाइड्रोकार्बन इज स्टडीड बाय दिस मेथड। तो ये एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि हाइड्रोकार्बन के पायरोलिसिस का अध्ययन जो है वो इस मेथड NMR मेथड के द्वारा किया जाता है। डायनेमिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर मोशंस।
The concept of molecular motion dynamics was given by D.R. Hirschbach, Y.T. Lee and J.C. Polanyi in 1982, and they have got the Nobel Prize in Chemistry in the year 1986. तो ये 3 साइंटिस्ट थे, हर्शबैच, Y.T. ली और पोलियानी, जिन्होंने 1982 में मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स को स्थापित किया और इसी कार्य के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ 1986 में प्रदान किया गया. It is also known as microscopic kinetics, and it is different from the macroscopic kinetics, which is based on the collision theory, and the activated complex theory depends on statistical treatment of the reacting system and give information about the average behavior of an assemblage of molecules. तो जो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक्स है और ये मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक्स से डिफरेंट है. मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक्स जो है हमने ये सब अध्ययन किया है, कॉलिजन थ्योरी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, ये सभी जो है वो मैक्रोस्कोपिक काइनेटिक्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि स्टैटिस्टिकल ट्रीटमेंट है रिएक्टिंग सिस्टम्स के लिए और उनसे जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है वो एक एवरेज बिहेवियर के बारे में बताता है मॉलिक्यूल्स के. और ये माइक्रोस्कोपिक काइनेटिक्स जो मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स है उससे डिफरेंट है. मॉलिक्यूलर मोशन डायनेमिक्स इज कनेक्टेड विद इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर मोशंस दैट ऑकर in the elementary act of chemical change and with the quantum states of the reactant and product molecules. तो इसके द्वारा जो एवरेज बिहेवियर के बारे में हमको पता चलता है और इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर मोशंस यानी कि अंतराणुक और अंतःअणुक जो गतियाँ केमिकल रिएक्शंस के दौरान केमिकल चेंजेस के द्वारा होती हैं उसके बारे में पता चलता है, उसके बारे में अध्ययन किया जाता है मॉलिक्यूलर मोशन डायनेमिक्स में. और जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स हैं उनके क्वांटम स्टेट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिलता है मॉलिक्यूलर मोशन डायनेमिक्स के अध्ययन से. एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स. This technique of molecular motion dynamics includes the molecular beam method, in which the reaction dynamics is investigated by utilizing a monoenergetic beam of atoms or molecules. तो इस टेक्निक के अंतर्गत मॉलिक्यूलर बीम मेथड यूज़ किया जाता है और जो मोनो एनर्जेटिक बीम है एटम्स और मॉलिक्यूल्स की, उसके थ्रू जो है इन्वेस्टिगेशन किया जाता है रिएक्शन डायनेमिक्स का. इन द मॉलिक्यूलर बीम स्टडी ऑफ ए बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन, नैरो बीम ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स आर अलाउड टू क्रॉस ईच अदर. तो सबसे पहले जो एपरेटस है, जो डिवाइस यूज़ किया जाता है, उसमें जो मॉलिक्यूलर बीम है उसके थ्रू जो है बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन का स्टडी किया जाता है. तो जो भी सैंपल है एटम्स और मॉलिक्यूल्स का, उसका एक नैरो बीम को क्रॉस करने दिया जाता है एक दूसरे को. दो बीम्स जो हैं एटम्स और मॉलिक्यूल्स की वो क्रॉस करती हैं. द स्पीड्स एंड डायरेक्शंस ऑफ द प्रोडक्ट मॉलिक्यूल्स एंड ऑफ द इंटरेक्टेड स्पीशीज़ आर डिटरमाइंड बाय मूवेबल डिटेक्टर्स. और इस दौरान जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ हैं, एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनके स्पीड्स और उनके डायरेक्शन का अध्ययन किया जाता है एक मूवेबल डिटेक्टर्स के द्वारा. द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट सो ऑब्टेन्ड आर एनालाइज्ड टू गिव डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी and angular momentum among the reaction products, the dependence of overall kinetics on the states of the reactant molecules, the quantum states of the product molecules and other features of the elementary reaction. इस प्रकार जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स ऑब्टेन होते हैं उसके द्वारा यह विश्लेषण प्राप्त होता है कि एनर्जी और एंगुलर मोमेंटम का रिएक्शन प्रोडक्ट्स में किस तरह से
वितरण या डिस्ट्रीब्यूशन होता है और रिएक्शन का ओवरऑल काइनेटिक्स किस तरह रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के स्टेट्स पर डिपेंड करता है तथा अन्य लक्षण किसी अभिक्रिया के, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। एंड हियर इज़ द मॉलिक्यूलर बीम apparatus. It consists of three basic components. First, the source. For each reactant provided with suitable device for producing beam of molecules or atoms of the reactant species and the velocity, etc. Second, scattering chamber. Third, a movable detector. Usually a mass spectrometer is used for the detection of products. All the above three components are mounted in a high vacuum vessel. Experimental method. E.H. Taylor and S. Datz in 1930 performed the first experiment with cross beams. In modern molecular beam experiments, supersonic nozzles are used for producing molecules with desired velocity, and a skimmer followed by a collimator are used to produce molecular beams of high intensity at supersonic speed. तो टेलर एंड डैट्स जो साइंटिस्ट थे उनके द्वारा 1930 में सबसे पहले मॉलिक्यूलर डायनामिक्स पर जो एक्सपेरिमेंट है विद क्रॉस बीम्स वो परफॉर्म किया गया। और इन दिस मॉडर्न मॉलिक्यूलर बीम एक्सपेरिमेंट्स, तो आज at recent times the molecular beam in the molecular beam experiment सुपरसोनिक नोजल्स का उपयोग किया जाता है फॉर द वेरी फास्ट बीम ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उनके कंट्रोल्ड वेलोसिटी के साथ इन सुपरसोनिक नोजल्स के द्वारा मॉलिक्यूल्स की बीम को प्रोड्यूस किया जाता है। और एक स्कीमर और कॉलीमेटर जो है उनका उपयोग किया जाता है हाई इंटेंसिटी बीम्स को प्रोड्यूस करने के लिए सुपरसोनिक स्पीड से। द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स और एटम्स इमर्ज फ्रॉम द सोर्स थ्रू सुपरसोनिक नोजल्स विथ अ नैरो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस प्रकार का अरेंजमेंट होता है सुपरसोनिक नोजल्स का कि बहुत ही नैरो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ जो बीम ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो प्रोड्यूस होती है, देन अलाउड टू कम आउट इन द फॉर्म ऑफ ए बीम बाय पासिंग थ्रू स्कीमर। तो इस प्रकार से जो बीम है वो स्कीमर्स के थ्रू पास होती है। उसके बाद फाइनली द बीम एंटर्स द स्कैटरिंग वेसल थ्रू अ कॉलीमेटर, और इसके बाद स्कीमर से निकलने के बाद कॉलीमीटर से होते हुए स्कैटरिंग वेसल में प्रवेश करती है ये बीम। द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग द टेम्परेचर ऑफ द ओवन सोर्स। तो जो भी रिएक्टिंग स्पीशीज़ है उसके रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है ओवन के टेम्परेचर के को चेंज करने के साथ। उनका रिएक्टिंग स्पीशीज़ का जो स्पीड है वो भी उसी गति से ओवन के टेम्परेचर चेंज होने के साथ चेंज हो सकती है। अ टेक्निक नोन एज सीडिंग इज़ एम्प्लॉयड फॉर इंक्रीजिंग द एनर्जी रेंज ऑफ हैवी मॉलिक्यूल्स। तो सीडिंग टेक्निक भी यूज़ किया जाता है हैवी मॉलिक्यूल्स के लिए। This technique consists in mixing the heavy molecules with an excess of a gas which comes out from the oven at much higher velocity and sweeps the heavier molecules along with it. तो जब heavy molecules का यूज़ किया जाता है तो उनके साथ कोई गैस मिक्स की जाती है और हाई स्पीड के साथ ये हैवी मॉलिक्यूल्स जो हैं वो भी एक बीम के रूप में काफ़ी फास्ट बीम के रूप में मूवमेंट करते हैं। द हैवियर मॉलिक्यूल्स टेंड टू ट्रेवल अलोंग द सेंटर ऑफ द बीम वाइल द लाइटर मॉलिक्यूल्स आर स्कैटर्ड टुवर्ड्स द एजेस ऑफ द बीम। तो जो बीम के सेंटर में है वो हैवी मॉलिक्यूल्स होते हैं और जो लाइटर मॉलिक्यूल्स हैं वो
एजेस की ओर कंसंट्रेटेड होते हैं एंड आर स्कीम्ड ऑफ बाय द स्कीमर, और स्कीमर के थ्रू ये स्किम्ड हो जाते हैं. द रिएक्शन चैम्बर, द टू मॉलिक्यूलर बीम्स collide, due to which the beam molecules scatter away from their initial direction and this leads to. तो इस प्रकार से ये जो दो मॉलिक्यूलर बीम्स हैं जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो ये कोलाइड होते हैं और स्कैटर हो जाते हैं ये, और अलग अलग डायरेक्शन में स्कैटर होने के बाद हमको तीन तरीके के ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं. फर्स्ट, इलास्टिक scattering, in which no energy transfer among the different degrees of freedom takes place. तो जो पहला इलास्टिक स्कैटरिंग है इसमें कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं होती है. सेकेंड, द इनइलास्टिक स्कैटरिंग, in which no chemical reaction occurs but the energy transfer takes place. तो जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है उसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होता है और लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र यहाँ पे होती है. थर्ड, रिएक्टिव स्कैटरिंग, इन विच अ केमिकल चेंज टेक्स प्लेस. जो तीसरे प्रकार का रिएक्टिव स्कैटरिंग होता है वहाँ पे केमिकल चेंज होता है, जिसका अध्ययन इसमें मॉलिक्यूलर डायनेमिक्स में करते हैं. प्रोबिंग ऑफ द ट्रांजिशन स्टेट. यहाँ पे आप दो डायग्राम्स देख रहे हैं. पहला जो है वो रिएक्शन कोऑर्डिनेट से रिलेटेड है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट प्रोफाइल को शो कर रहा है. द पोटेंशियल एनर्जी सरफेस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स फॉर एनालाइजिंग द मॉलिक्यूलर बीम रिजल्ट्स as it gives the picture of the chemical reaction from the initial stage to final stage. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी सरफेस, इसके द्वारा मॉलिक्यूलर बीम जो है उसको एनालाइज किया जाता है और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रिएक्टेंट जो है A+B दो रिएक्टेंट्स हैं जो कि सबसे पहले ट्रांजिशन स्टेट पे पहुँचते हैं और उस बैरियर को क्रॉस करने के बाद फिर प्रोडक्ट्स में C+D में कन्वर्ट हो जाते हैं. कंसिडर द रिएक्शन A+B इज इक्वल टू C+D एंड द एनर्जी चेंज फॉर दिस रिएक्शन इज शोन इन द फिगर. नाउ कंसिडर द रिएक्शन D+H2 इज इक्वल टू DH+H. तो जो नेक्स्ट फिगर है उसमें हम देख सकते हैं, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द रिएक्टिंग सिस्टम एट एनी पॉइंट along the reaction path we require three spatial coordinates. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं H2 मॉलिक्यूल है जो कि एक लीनियर लाइन से शो हो रहा है और जो D है वो अप्रोच कर रहा है एक सर्टेन एंगल थीटा से. In order to describe the configuration of the reacting system at any point along the reaction path, we require three spatial coordinates: the internuclear distance r1 and the distance r2 and the vector as shown in the figure. तो ये तीन चीज़ें आपको यहाँ पे दिख रही हैं. Now the potential energy surfaces. Marceline in 1915 suggested the idea of illustrating a chemical reaction by a potential energy surface. H. Eyring and M. Polanyi 1931 computed the potential energy surface for the first time on the basis of spectroscopic data. The surface in the form of a 3D model as shown in the adjoining figure. If the D atom approaches HH along the line of centers of the atoms, the potential energy is seen to depend only on two coordinates. For example, distance DH and HH. If one distance is plotted against x-axis while the other along the y-axis in a plane, the potential energy can be plotted along the z-axis normal to the plane. Thus we can see the potential energy V of the reacting system as a surface in 3 dimensions. The path of the reaction can be easily traced over this surface. The path from the reactant side to
product side, reactant side to product side follows the contour of the minimal potential energy. The reaction path resembles the bubbles sliding on its run. If we consider the interconversion of vibrational and translational energy, the path moves along a deep valley D plus H2, rises over a hump to a saddle point at the transition state DHH, and then moves down the other side of the pass into another valley DH plus H, and this figure यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो पाथ है रिएक्शन का वो हम आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। ये जो 3D फिगर है इसमें द पाथ फ्रॉम द रिएक्टेंट साइड टू प्रोडक्ट साइड फॉलोज द कंटूर ऑफ द मिनिमल पोटेंशियल एनर्जी। तो जो दो रिएक्टेंट्स हैं वो उस कंटूर को फॉलो करते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो। द रिएक्शन पाथ रिजेंबल्स द bobble sliding on its run if we consider the interconversion of vibrational and translational energy, and the path moves along a deep valley D plus H2। तो इस तरीके से हम जो है पोटेंशियल एनर्जी सरफेसेस के द्वारा काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त होता है। डायनेमिक्स ऑफ बैरियरलेस केमिकल रिएक्शंस इन द सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे बैरियरलेस chemical reactions in solution. This is also known as diffusion controlled reactions, that is in which no barrier has to be crossed by the reactant molecules to form product. तो पिछले डायग्राम में हमने देखा था कि जो रिएक्टेंट्स है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक हम जो है उसको क्रॉस करना पड़ता है, एक ट्रांजिशन स्टेट को क्रॉस करना पड़ता है। लेकिन जो सॉल्यूशंस में रिएक्शंस होते हैं वो कहलाते हैं डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिएक्शंस, जहाँ पे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए बैरियर को क्रॉस नहीं करना पड़ता है। द थ्योरी ऑफ डिफ्यूजन कंट्रोल्ड रिएक्शंस वाज डेवलप्ड बाय P. Debye and M. Smoluchowski in 1917. In solution, the diffusion controlled reactions are generally very fast. तो ये जो रिएक्शंस में सॉल्यूशन में होने वाले रिएक्शंस हैं वो डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शंस होते हैं और दे आर जनरली वेरी फास्ट विच रिक्वायर वेरी स्मॉल नियरली ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी। और क्योंकि ये फास्ट रिएक्शन है और यहाँ पे कोई बैरियर क्रॉस नहीं करना पड़ता है, इसलिए बहुत थोड़ा या लगभग ज़ीरो एक्टिवेशन एनर्जी जो है इनको उसकी आवश्यकता होती है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है, प्रोटॉन ट्रांसफ़र रिएक्शन है एंड एटम रिकॉम्बिनेशन रिएक्शंस हैं इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इस तरीके के डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शंस के। फॉर अ रिएक्शन विच प्रोसीड्स extremely rapidly in solution, the rate of chemical reaction is greater than the rate at which the reactant molecules approach each other by diffusing through the liquid। तो ये जो इस प्रकार के रिएक्शंस हैं बहुत ही एक्सट्रीमली रैपिड सॉल्यूशन रिएक्शंस हैं जो कि सॉल्यूशन में होते हैं, और इनका जो केमिकल इंटरेक्शन का जो रेट है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के अप्रोच करने से भी काफ़ी फास्ट होता है। मतलब जब तक दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अप्रोच करते हैं तब तक केमिकल रिएक्शन जो है वो बिल्कुल स्टार्ट हो जाता है, मतलब काफ़ी फास्ट होता है। और वी कैन से दैट बाय डिफ्यूजिंग थ्रू द लिक्विड्स। तो ये लिक्विड्स में होता है चूँकि रिएक्शन, इसलिए बहुत अधिक फास्ट होता है। देयरफॉर द एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड रेट इज़ नॉट the rate of interaction between the molecules but
is actually the rate of diffusion. तो ये इंटरेक्शन का रेट ना हो करके ये होता है रेट ऑफ डिफ्यूजन. नाउ रेट कांस्टेंट ऑफ ए डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन. तो रेट को किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है इस डिफ्यूजन कंट्रोल रिएक्शन में, वो हम देखते हैं. सपोज वी हैव टू अनचेंज्ड मॉलिक्यूल्स A and B, uncharged molecules A and B with radii Ra and Rb and diffusion coefficients dA and dB respectively. तो यदि हमारे पास A और B दो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके रेडियस जो हैं वो Ra और Rb हैं और उनका डिफ्यूजन कोफिशिएंट जो है सॉल्यूशन में वो dA, A के लिए dA और B के लिए dB है. Let Na and Nb the number of A and B molecules per cubic meter. तो उस लिक्विड या सॉल्यूशन रिएक्टेंट के मिक्सचर या सॉल्यूशन में पर क्यूबिक मीटर में ए मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं Na और बी के Nb मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं पर क्यूबिक मीटर में. द नंबर ऑफ एनकाउंटर्स या हम कह सकते हैं कोलिजन्स. सॉल्यूशन में कोलिजन को एनकाउंटर्स कहा जाता है. तो नंबर ऑफ कोलिजन्स पर क्यूबिक मीटर पर सेकेंड between A and B is given by this equation 1. If each encounter between A and B molecules leads to chemical reaction, then equation 1 gives the reaction rate in molecules per cubic meter per second. The reaction rate in the mole in meter inverse minus 3 per second will be given by this equation 2, where Kd is the diffusion control rate constant and N is Avogadro's number. Rewriting the equation 2 we get this equation 3. On combining equation 1 and 3 we get this equation 4. The diffusion coefficient Kd of a spherical molecule in a liquid is related to its coefficient of viscosity eta and radius r of the molecule by Stokes law or Stokes equation. And for molecules A and B we can write this equation 5, where Kb is the Boltzmann constant. Substituting the values of dA and dB in the equation 4 we get this equation number 6, where R is equal to N into Kb is ideal gas constant. When Ra is equal to Rb, then equation 6 becomes equation number 7. Equation 7 is known as the Debye-Smoluchowski equation for the rate constant of a diffusion control reaction. As equation 7 does not contain any radius term, we can conclude that the rate constant of a diffusion controlled bimolecular reaction does not depend on the size of the molecules. However, Kd is inversely proportional to the coefficient of viscosity of the solvent taken for the reaction. When the two reacting molecules are the same, that is A is equal to B, this equation 4 becomes as equation 8. And this equation 8 is known as Debye-Smoluchowski equation for the diffusion control rate constant between the two similar molecules. So like this are the references. Thank you.